गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ माँ परमेश्वरी कोचिंग क्लासेस की ओर से सीजी ओपन स्कूल मार्च असाइनमेंट अकाउंटेंसी क्लास 12th। ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति एवं घटते हुए शेष पद्धति में अंतर समझाइए, कोई चार, है ना। सबसे पहला है ह्रास पद्धति की जो स्थायी पद्धति है, इसमें हर साल जो है ह्रास की राशि एक जैसी रहती है। और घटते हुए में क्या होता है, संपत्ति की कीमत यहाँ पे घटती रहती है प्रति वर्ष इस पद्धति के अनुसार। फिर है ह्रास की गणना करने की यह बहुत सरल पद्धति हो जाती है जो स्थायी किस्त पद्धति होती है। और ये है जो घटते हुए शेष पद्धति होती है, ये होती है प्रारंभ में संपत्ति की उत्पादकता उपयोग अधिक होती है, इसलिए लाभ में इसका योगदान अधिक होता है, इसलिए ह्रास के रूप में व्यय भी अधिक लगाया जाना चाहिए। फिर है ह्रास का आयोजन करते करते अंतिम वर्ष में संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, स्वतः ही शून्य अथवा अवशेष के बराबर हो जाता है, स्क्रैप वैल्यू। फिर है आपका इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य शून्य तक कम नहीं हो सकता, चाहे इसका कोई अवशेष मूल्य ना हो। फिर है जब एक से अधिक मशीनें अपने अलग अलग जीवन काल के साथ होती है तो ह्रास की गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पद्धति से क्या है, ह्रास की दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। फिर है अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की जनरल प्रविष्टि। अदत्त व्यय के लिए उदाहरण 2014 के लिए 5,000 का वेतन अदत्य है। वेतन खाता विकलन अदत्त खाते से। पूर्वदत्त व्यय क्या है, पूर्वदत्त बीमा खाता विकलन बीमा की अग्रिम भुगतान बीमा खाते से, ठीक है। फिर है पूंजी पर ब्याज खाता विकलन पूंजी खाते से। फिर है स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं, ठीक। फिर है आपका प्राप्ति भुगतान तथा खाते तथा व्यय खाते में अंतर। प्राप्ति भुगतान खाता ये क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाते में नगद एवं बैंक लेन देन सारांश है, जबकि व्यय खाता क्या है, आय और व्यय का। फिर है जो प्राप्ति भुगतान खाता, यह राजस्व और पूंजी दोनों प्रकृति, यहाँ पे आगमगत और पूंजीगत दोनों प्रकृति की चीज़ें होती है। और आय व्यय खाता में केवल राजस्व से संबंधित जो आगम रेवेन्यू से संबंधित है वो होता है। फिर है प्राप्ति भुगतान खाता हम गत अवधि से संबंधित होती है और केवल चालू अवधि से संबंधित होती है आय व्यय की मदें। फिर है प्राप्ति भुगतान खाता जमा पक्ष के भुगतानों का भी अभिलेखन किया जाता है, इस खाते के नाम पक्ष में प्राप्तियों का अभिलेखन किया जाता है और आय व्यय खाते में पक्ष में व्ययों और हानियों का अभिलेखन किया जाता है। फिर है जमा पक्ष। प्राप्ति भुगतान खाते में जमा पक्ष में हम क्या लिखते हैं, भुगतानों को, और यहाँ पे हम जमा पक्ष में आय को लिखते हैं। फिर है ह्रास। इसमें ह्रास को सम्मिलित नहीं करते हैं प्राप्ति भुगतान में, और आय व्यय में ह्रास को सम्मिलित करते हैं हम। आरंभिक शेष, प्रारंभिक शेष, हस्तस्थ रोकड़, बैंक शेष, अधिविकर्ष को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और इसका जो है प्रारंभिक शेष नहीं होता है। फिर है अंतिम शेष, अंत में हस्तस्थ रोकड़ तथा बैंक शेष को दर्शाता है, और अंतिम शेष आय का व्यय पर आधी के इसके विपरीत को दर्शाता है। फिर है राम तथा श्याम एक फर्म में 3:2 में साझेदार हैं। वे गोविंद को भविष्य में 1/5 भाग प्राप्त करने की शर्त पर फर्म को प्रवेश देते हैं। राम, श्याम तथा गोविंद का नया अनुपात निकालिए। अब देखो भविष्य में हमको पता नहीं है कितना प्रॉफिट, तो हम 1 मान लेते हैं। तो कितना है 1/5। 1/5 को माइनस करेंगे तो 4/5, जो बचेगा भाग वो किसका है, जी का। 1 से माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ भाग है वो जी का आ जाएगा, गोविंद का। हम क्या करेंगे फिर, वो आर से 4/5 और एस से 4/5 प्राप्त करेगा, तो इंटू कर देंगे। फिर ये आपका आ जाएगा। फिर देखो जी का 1:5, फिर हम क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशियो 12/25, 8/25, 1/25। इसको सॉल्व करोगे तो 12.8.5 आ जाएगा आपका, है ना। फिर है देखो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, जैसे 10 रुपये हैं, ठीक है, तो 2, 4, 4, 8 हम लोग देखते हैं, 2, 4, 4, 8, 10, ये ठीक है ये चीज़। हाँ, अब देखो सबसे पहले जब हम 12,000 अंश जारी हुआ है ना, 12,000 अंश जारी हुआ है, अंशों की संख्या 12,000, 2 रुपये हमको आवेदन पर मिला है, तो सबसे पहले अंश आवेदन की राशि जो है प्राप्त होती है बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से। 12 × 2,000 कितना, 24,000 होगा। फिर है उस अंशों को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अंश पूंजी खाते में, तो अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से 24,000 अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण।
फिर है अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, यहाँ पे क्या है, देय हो रहा है आवंटन, है ना। तो 48,000 क्योंकि 12,000 इंटू 4 48,000। फिर है बैंक खाता विकलन रिसीव होगा तो अंश आवंटन खाते से हमको आवंटन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 48। फिर है प्रथम एवं अंतिम। अब देखो जब आपको प्रथम याचना दिया रहेगा और अमाउंट 4 रुपये ही बचा 10 रुपये का है तो ये प्रथम एवं अंतिम, और यही रहता कि ये 2 रुपये रहता 2 रुपये और बचा रहता तो अंतिम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ होगा प्रथम एवं अंतिम याचना खाता विकलन, 4 रुपये ड्यू होगा पहले, याचना देय होगा, फिर आपका बैंक खाता विकलन अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से 48,000 रुपये। ऐसे ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ, याचना की राशि प्राप्त होने पर, ठीक है। टोटल आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे 4 2 2 मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे समझा दिया है आपको। थैंक यू।